नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आइए पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, जो इसके साथ में बहुत बढ़िया तरीके से हम रिवीजन करने वाले हैं। पूरा ट्रांसफॉर्मर का लगभग लगभग आपका जो कंसेप्ट बनते हैं वो मोटे मोटे रिवीजन हो जाएंगे। आपको पता ही है, तो एक छोटे से लेक्चर में कम से कम 8-9 घंटे का चैप्टर है, लेकिन रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हर वर्ड पे ध्यान देना, जो बोला जाएगा वो भी इम्पोर्टेंट है, लिखा जाएगा वो भी इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड पूरा का पूरा कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी रिवीजन का बेस्ट से बेस्ट तरीका आपका। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो ही हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, हो सके तो शेयर वेयर कर देना, बाकी नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि वो आपका कोई मतलब फ़र्ज़ नहीं है भी आप शेयर करोगे। बाकी चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर जो है हमारा, कौन सा सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल ऑपरेशन जो है, यानी समांतर परिचालन के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सिंगल फेज लिखा है एक तो, ठीक है, और थ्री फेज, दोनों चीज़ें। थ्री फेज अलग होता है, सिंगल फेज अलग प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चार शर्त है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मैंडेटरी कह सकते हैं, आवश्यक कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह शब्द लिखा हुआ है। चार शर्तें तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो समांतर परिचालन करते क्यों है जी, सुनने की कोशिश करें। जैसे कोई मान लो छोटे बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे और एक ख़राब हो गया ना, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इंटरप्टेड हो जाएगी, यानी कट जाएगी। इसलिए उसको क्या किया, रेगुलर सप्लाई देने के लिए। अगर एक ट्रांसफॉर्मर ख़राब हो गया और वो ही क्या है पूरी सप्लाई को दे रहा है, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी सप्लाई आगे मरम्मत करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बड़े ट्रांसफॉर्मर मरम्मत करने, ख़राब होने पर बदलने, सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए, या कुछ लोड आगे बढ़ गया है तो और ट्रांसफॉर्मर लगा के हम लोड को भी क्या कर सकते हैं, समांतर, वो क्या कर रहे हैं, समान करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, समांतर परिचालन करते हैं। मान लो एक ट्रांसफॉर्मर है, उसके साथ में छोटे छोटे कई ट्रांसफॉर्मर आपने लगा दिए, ठीक है। तो उसके लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चार शर्तें, ठीक है। एक तो आपको क्या चाहिए, सेम फेज एंगल, याद रखना। एक तो हमें सेम फेज एंगल शिफ्ट चाहिए, दूसरा हमें चाहिए सेम पोलरिटी, यानी एक हमें चाहिए सेम फ्रीक्वेंसी, यानी आवर्ती भी क्या चाहिए, समान चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सेम फेज सीक्वेंस, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मान लो इनमें कोई गड़बड़ी ना होनी चाहिए, नहीं तो समांतर प्रचालन नहीं होगा, ठीक है, सही से। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, उस हिसाब से आंसर देना पड़ेगा हमें, ठीक है। बाकी और चीज़ें भी हैं जो हमें सेम चाहिए, तो वो मतलब ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो भी काम चल जाता है, मान लो, ठीक है ना। वोल्टेज रेशियो जो है ये भी समान हो तो काम बात बढ़िया बनेगी, ठीक है। आप कह सकते हो परसेंटेज ऑफ इम्पीडेंस, यानी इम्पीडेंस का परसेंटेज क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ ये भी समान होनी चाहिए, ठीक है। रेटिंग समान न भी है ना, यानी केवीए इसकी रेटिंग लेते हैं, वो समान न भी है ना, एस समान है, हो चाहे न हो, न भी है तो भी काम है, चल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद करनी है हमें, ये नहीं अभी एक क्वेश्चन आ गया यहाँ से छोड़ दिए, ये इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। एक उनमें से उठा लिया ताकि आपको बता दें। तो सेम फेज एंगल भी आ सकता है, सेम पोलरिटी भी आ सकती है, ठीक है। तो सेम पहला ही आंसर हो जाएगा, बराबर का मतलब यहाँ सेम है, ठीक है।
पोलैरिटी। क्लियर है? देखो ये भी चीज़ है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। धारा नहीं, ये वोल्टता अनुपात हो गया, केवीए सन्निधारण, सन्निधारण रेटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें भी है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन न हो तो काम चलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। चारों इनमें से आप ऑप्शन हमें कौन सा देना पड़ेगा? आंसर बराबर ध्रुवता वाला देना पड़ेगा, ठीक है। हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है ट्रांसफॉर्मर नो लोड। देखो नो लोड करंट का मान होता है, ठीक है। अब बात करें नो लोड करंट की, पहली बात तो आप एक बात याद रखना, नो लोड के 2-3 क्वेश्चन आते हैं। नो लोड, नो लोड पे करंट कितना होता है, ठीक है। तो ये होता है भाई 2 से 5%। कितना होता है? 2 से 5%, ठीक है। यानी टोटल करंट है जो रेटिंग का, कितना? रेटिंग का 2 से 5, मतलब वो अगर 100 एम्पियर करंट ले रहा है तो उससे 2 एम्पियर या 5 एम्पियर तक करंट लेगा नो लोड की कंडीशन में, क्योंकि हानियां अभी तक हो रही होती है। तो नो लोड, ठीक है। आपसे पूछ ले, एक क्वेश्चन आता है नो लोड पर दक्षता कितनी होती है? तो 0 होती है, याद रखना। नो लोड पर रेटिंग कितनी होती है? 0, क्योंकि दक्षता आउटपुट इनपुट, आउटपुट 0 है तो दक्षता कितनी हुई? 0 हो जाती है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। नो लोड लॉसेज किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे जी आयरन लॉसेज जो है, यानी लोहे हानियां हैं, उनको नो लोड लॉसेज भी कहा जाता है, जो परमानेंट स्थिर हानियां है, ठीक। नो लोड लोड टेस्ट है, उससे किसका पता लगाया जाता है? तो आयरन लॉसेज का पता लगाया जाता है। ये क्वेश्चन जो बनते हैं आप आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो करंट कितना है ट्रांसफॉर्मर में नो लोड की कंडीशन के अंदर? ये देखो, ये फालतू छप गया होगा, 2 से 5% आंसर हो जाएगा। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो ध्यान रख लेना, क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर के बारे में जानते तो होंगे, पढ़ के आए होंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। उम्मीद आशा यही करते हैं भाई पढ़ के आए होंगे। और अगर आपको इसके सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं ना, कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन प्लस है, सारा रिवीजन करना है, तो आप मैंने सारे के सारे करवा रखे हैं, मतलब सारी सभी चैप्टर के वीडियो मैंने कंप्लीट करवा रखी है, रिकॉर्डेड बैच है, जिसके अंदर PYQ टेक कैप्सूल ऐप के ऊपर, मतलब हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट है, ठीक है। उसके अंदर क्रैश कोर्स भी है, रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है वो, ठीक है। रिवीजन का क्या है सबसे बेस्ट तरीका है, मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप पढ़ना चाहते हैं भी, यहाँ तो 1 घंटे की क्लास होगी, मान लो का कई दिनों तक चलेगी, तब जाके कंप्लीट होंगे क्वेश्चन सारे। यहाँ पर पूरा कंप्लीट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिकॉर्डेड वीडियो पूरी की पूरी, सारी चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे रिकॉर्ड पे रगड़ के मेल दिए, पूरे के पूरे लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं इसी तरीके से। फ्री क्रैश कोर्स भी है, साथ में रिवीजन हो जाए इसलिए इसके अंदर ये भी डाल दिया, चलो मौजा ने पढ़ लो यार, सिलेक्शन लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप कौन सी है? तो ऐप है आपकी टेक कैप्सूल ऐप है, ठीक है। टेक कैप्सूल ऐप है, मतलब आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन तो वही है, इलेक्ट्रिशियन के वही आने हैं, तो आप जुड़ सकते हैं टेक कैप्सूल ऐप पे। और थ्योरी का भी है वहाँ पे, शक्ति बेस, अगर थ्योरी आपको डिटेल 0 से करनी है तो। बुकोल्ज रिले क्या है? ठीक है, पहली बात तो बुकोल्ज रिले जो है ना, इसके जितने क्वेश्चन आते हैं ख़त्म कर दे हैं बुकोल्ज रिले। अपना यही काम है, कहीं पे पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ऐसे ही पढ़ाएंगे। बुकोल्ज रिले, एक तो ये गैस प्रचालित रिले है, ठीक है। दूसरा इसका क्वेश्चन आता है ये किस कहाँ पर यूज़ होता है? तो ये ट्रांसफॉर्मर में यूज़ होता है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर की क्या करता है, सीधा सीधा लिख दे तो ये ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा के लिए यूज़ होता है। किस सुरक्षा के लिए? आंतरिक दोष, ठीक है ना। इंटरनल फॉल्ट आ जाए, आंतरिक दोष के समय सुरक्षा करता है, जब क्या हो ट्रांसफॉर्मर गर्म होकर इससे गैस निकलती है तो, ठीक है। बुकोल्ज रिले है, इसके अंदर क्या होते हैं, 2 फ्लोट होते हैं, ठीक है। और दोनों फ्लोट किससे जुड़े होते हैं? 2 मरकरी स्विच से जुड़े होते हैं, ठीक। आंतरिक दोष के समय पहला फ्लोट जो है, पहले मरकरी स्विच को क्या करता है, ऑन करता है और पहला अलार्म बजता है भाई,
ठीक है। और दूसरा फ्लोट जब ज़्यादा गर्म हो जाए मामला, तब दूसरा फ्लोट क्या करता है, सर्किट ब्रेकर को ऑन करके उसको सप्लाई से अलग करवाने का काम करता है। तो बुकोल्ज रिले एक महंगा रिले, याद रखना, हर में नहीं होता, महंगा रिले है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है। तो बड़े ट्रांसफॉर्मर में यूज़ होता है, बड़े ट्रांसफॉर्मर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, छोटे छोटे के लिए यूज नहीं होता। ज़्यादातर ये वितरण या स्टेशनों के अंदर ही यूज़ किया जाता है। नॉर्मली आपके घर के बाहर भी ट्रांसफार्मर लगा होगा, उसके अंदर बुकोल्ज रिले आपको नहीं मिलेगा। तो बुकोल्ज रिले एक बहुत ही महंगा रिले है, गैस प्रचालित रिले है। तीसरा क्वेश्चन इसका आता है, किसके लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बुकोल्ज रिले का नाम आएगा तो आप यहाँ पर आंसर लगाना, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है। कहाँ लगा होता है, कंजरवेटर टैंक जो होता है, कंजरवेटर टैंक जो है, टैंक व मेन टैंक के बीच में लगा होता है। मेन टैंक जो है उसके क्या लगा होता है, बीच में बुकोल्ज रिले लगा होता है। बाकी आपने थ्योरी पढ़ी है तो आराम से आपको पता होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिले है, नहीं है। एक विद्युत चुंबकीय रिले है, नहीं है। एक गैस प्रचालित रिले है। ठीक है, रिस से लिख रहा, क्या रिले है, ये क्या होगा, रिले होगा। तो ये गैस प्रचालित रिले है, क्योंकि बुलबुले उठते हैं ना, उस समय ये प्रचालित होता है और गैस के दाब के कारण, ठीक है, ये क्या होता है, ऑपरेट होता है। तो इसलिए इसे गैस प्रचालित रिले कहते हैं। ये बुकोल्ज रिले है जी। ठीक है, तैयारी अपनी जारी रखें बढ़िया तरीके से। अगर आप किसकी कर रहे हैं, बिहार की तैयारी कर रहे हैं, लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन तो वही होते हैं, घूम फिर के वही आते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन रहती है, वो स्टेट बदलने से, ठीक है ना, और देश बदलने से भी वो नहीं बदलती है, क्योंकि उसकी थ्योरी है, वो कंसेप्ट है, वो वही रहेंगे। क्लियर है। तो हर चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है, एक एक चीज़ को आपको कवर करना है और मज़े से साथ साथ में चलते जाइएगा, हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी बनाने का आप काम कर देंगे, बाकी आपको पढ़ना तो एक्स्ट्रा पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पढ़ा रहे हैं उससे भी काम अकेला नहीं चलेगा, आपको या तो बुक वगैरह या कोई मतलब किसी तरीके से आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। 3-4 घंटे आप डेली पढ़ोगे, जब जाके बात बनेगी, नहीं तो फिर आपसे ज़्यादा पढ़ने वाले आपको क्रॉस कर जाएंगे। परिणाम इतर होता है ट्रांसफॉर्मर में कोर पटलन को हम लेमिनेशन कहते हैं। ठीक है ना, कोर लेमिनेशन जो है आपका के द्वारा विषवाहक होते हैं। विषवाहक का मतलब यहाँ है प्रतिरोधक है या अचालक बोल सकते हो आप। ठीक है, अचालक बोल सकते हो। तो लेमिनेशन किसके द्वारा अलग किया जाता है। पहली बात तो मैं बता दूं आपको, ट्रांसफॉर्मर में होती है जी कोर, और कोर का कार्य होता है फ्लक्स जो है ना, कार्य क्या होता है, फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना, यानी पथ प्रदान करना, और वाइंडिंग को रोक के रखना, वो तो आप हो जाए, मेन कार्य यही है। फिर कोर जो होती है, सामान्य कोर जो होती है, सामान्यतः किसकी बनाई जाती है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, पतली पतली पत्तियों से। इसका लेमिनेशन जो होता है वो होता है वार्निश का बना होता है। किसका बना होता है, वार्निश का। आपसे पूछ ले लेमिनेशन क्यों किया जाता है, एडी करंट को कम करने के लिए, एडी करंट हानि को कम करने के लिए। ठीक है, और इसकी मोटाई आपसे पूछ ले तो आप बता देना 3.5 से लेकर 4.5 mm तक इसकी क्या रखी जाती है, मोटाई रखी जाती है। क्लियर है। सिलिकॉन मिलाया जाता है 3.5 से लेकर 4.8% तक इसमें सिलिकॉन मिला होता है। और सिलिकॉन करता है यानी आपका स्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, लॉस को कम करने के लिए, हानि कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और सिलिकॉन क्या होता है, अचुंबकीय पदार्थ होता है। क्या होता है, अचुंबकीय पदार्थ होता है। क्लियर है। स्टील का क्यों यूज किया जाता है, स्टील क्या है आपका, इसकी उच्च चुंबकशीलता होती है। क्या होती है, चुंबकशीलता होती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये रास्ता बनाता है, आसान पथ प्रदान करता है और बहुत बढ़िया रास्ता देता है, ज़्यादा फ्लक्स इसमें
मिलता है अगली वाइंडिंग को, जानते हो आप। ठीक है, तो ये था लेमिनेर सिलिकॉन। कोर कई बार हमें फेराइट कोर यूज किया जाता है, देखो फेराइट है, कोर का यूज किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है फेराइट कोर का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, फेराइट कोर का यूज कहाँ किया जाता है, तो उच्च आवर्ती के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब आवर्ती कहाँ हो, मतलब मेगा हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज के अंदर आवृत्ति हो, तो उच्च आवृत्ति का यूज, जहाँ उच्च आवृत्ति है, बहुत ज़्यादा आवृत्ति है, जहाँ पर जैसे मान लो आप एम्पलीफायर में यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ कर रहे हो, या ऐसी जगह ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो प्रयोग किया जाएगा फेराइट कोर का। ठीक है, एक होती है लोहा कोर, आयरन कोर, तो उसका यूज किया जाता है आपका 20 से लेकर 400 हर्ट्ज तक आवृत्ति पर यूज किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछे मध्यावर्ती, इंटरमीडिएट मध्यावर्ती आवर्ती ट्रांसफार्मर जो है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर लिख देता हूँ, उसके लिए कौन सा होता है, फेराइट कोर का यूज होता है। ठीक है ना। और कई बार पूछ लिया जाता है वायु कोर, तो वायु कोर बहुत ही छोटे ट्रांसफार्मर में यूज होता है, ये भी उच्च आवृत्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है, उच्च आवृत्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर उच्च आवृत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है एयर कोर है, तो इसमें लॉसेस जीरो होते हैं, लोहे हानि शून्य होती है, हानि शून्य हो जाए अगर एयर कोर का हम प्रयोग कर लेते हैं तो। ठीक है ना। कोर के कुछ भाग होते हैं, इस प्रकार का भाग होता है, तो आपको कई बार अभी अभी आया था क्वेश्चन, ये कोर है मान लो। ठीक है, तो इस भाग को लिम्ब कहा जाता है, इस भाग को क्या, लिम्ब, और इस भाग को क्या कहा जाता है, योक कहा जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन अभी एएलएम के अंदर ताज़ा ताज़ा पूछा गया था। ठीक है ना। ये कौन सी पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये कौन सी है, वर्टिकल। तो वर्टिकल वाले को क्या बोलेंगे, लिम्ब बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले को योक बोलेंगे। और ये पूरी की पूरी क्या है, कोर है, इसके अंदर से फ्लक्स जाता है, इससे यहाँ पर क्या है, वाइंडिंग की जाती है। आप जानते ही हो, ये अगर प्राइमरी वाइंडिंग है तो दूसरी क्या हो जाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाती है। फ्लक्स को रास्ता प्रदान करना इसका काम है, यानी चुंबकीय रूप से क्या करता है, ये दोनों वाइंडिंग को फ्लक्स के माध्यम से जोड़ने का काम भी करता है। तो कोर क्या करती है, फ्लक्स के माध्यम से, फ्लक्स के माध्यम से दोनों वाइंडिंग को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आंसर आ गया आपका वार्निश, इस क्वेश्चन का आंसर। अब कोर का कोई क्वेश्चन छोटा नहीं होगा, वार्निश की जाती है, क्या की जाती है, वार्निश। ठीक है, लेमिनेशन किसका होता है, वार्निश। किसके लिए किया जाता है, एडी करंट लॉसेस जो है उसको कम करने के लिए। मापन उद्देश्य के लिए माप उपकरणों में संयोग में प्रयोग होने वाले परिणामितर ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है, ये कह रहा है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है उनके अंदर जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, उन ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उन ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है, उपकरण परिणाम, देखो यहाँ लिखा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है, पता है आपको। ठीक है, अब बात करें, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट है, स्पेलिंग वगैरह देख लेना भाई, इंग्लिश में हाथ तंग है अपना। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीटी और एक होता है पीटी। ठीक है, सीटी को हम कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, पीटी को हम कहते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी हिंदी में इसको विभव परिणामितर और इसको धारा परिणामितर कहा जाता है। ठीक है, सीटी किसके लिए प्रयोग होता है, तो ज़्यादा करंट को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और सीटी जो होता है, याद रखना, स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, यानी
प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग सीधा लिख देता हूँ मैं, इसमें 1 से 5 टर्न प्रयोग किए जाते हैं। क्या होते हैं? 1 से 5 टर्न। ठीक है। और क्या लिखूं, चलो 2-3 बातें ही लिख देते हैं। ठीक है। क्लैंप मीटर जो होता है, आपने क्लैंप मीटर देखा है जिसके एक आगे मुंह सा होता है। क्लैंप मीटर में कौन सा प्रयोग होता है? तो ये, ठीक है, ये प्रयोग होता है। पीटी, इतना ही आएगा, पीटी। ठीक है। ज़्यादा वोल्टेज को मापने के लिए, ज़्यादा वोल्टेज को मापने के लिए, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है मान लो, उसको मापने के लिए, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज मापनी है आपको, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, नॉर्मल मीटर से मापेंगे करंट मार जाएगा, जल जाएगा। ठीक है। तो करंट लगने का डर भी रहता है, तो हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से मापते हैं, ना कि ये मापता है, इसकी सहायता से हम मापते तो मीटर से ही है, लेकिन इससे क्या करते हैं हम, अनुपातिक प्रणाली एक अपनाकर एक अनुपात में वोल्टेज को कम कर लेते हैं, और उससे गुणा करके भी इतनी होगी तो इतना हो जाएगा। मान लो हम अनुपात लगा लिया, अभी 2 है तो 2 का अनुपात हम कहते हैं, अभी 2 आएगा तो 2000 हो जाएगा, 3 आएगा तो 3000 वोल्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या है, अनुपातिक प्रणाली से हम क्या करते हैं, स्केल लगा लेते हैं मीटर के ऊपर, उससे मापते हैं। पीटी ज़्यादा वोल्टेज को मापने के लिए, ये स्टेप डाउन प्रकार का होता है, वोल्टेज को डाउन करके मापता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है ना। और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग नहीं, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो 1 से 5 टर्न होते हैं, यानी बहुत ही कम टर्न रखे जाते हैं। ठीक है। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो, उसको क्या रखा जाता है, खुली रखा जाता है, याद रखना, खुली रखा जाता है। और इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसको क्या कर लिया जाता है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है। क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, नहीं तो करंट बहेगा ही नहीं, करंट मापेंगे कैसे। ठीक है। तो ये होता है जी सीटी और पीटी, जिसे हम क्या कहते हैं, उपकरण परिणामित्र कहते हैं। यानी उपकरण परिणामित्र का मतलब क्या हुआ, पता हो गया भी, उपकरण के साथ लगाकर क्या मापते हैं, एम्पियर मीटर के साथ लगाकर करंट मापने के लिए, ज़्यादा करंट मापने के लिए हम करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। और ज़्यादा वोल्टेज वोल्ट मीटर के साथ क्या लगाएंगे, करंट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को डाउन करके हम क्या कर लेते हैं, वोल्टेज को मापने का काम करते हैं। समझ में आई बात? हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन पावर ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, इनका यूज़ अलग अलग होता है। आगे धीरे धीरे सारी चीज़ें आएगी, जितनी भी आएगी वो पढ़ा दी जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक हम ले रहे हैं टेंशन। आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करें, आइडियल ट्रांसफार्मर की जब बात करें तो उसकी दक्षता की बात की है। पहले हमें पता होना चाहिए दक्षता का मतलब एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी है उसको इस तरीके से हम लिख देते हैं, और वो ट्रांसफार्मर की हो चाहे कोई भी मशीन की हो, हमेशा याद रखना कितना आउटपुट है और कितना इनपुट है। किसी की भी दक्षता निकालोगे तो उसका मतलब आपकी भी दक्षता निकालनी है, तो आपकी भी दक्षता ऐसे ही आएगी भी आपने कितना, आप सैलरी ले रहे हो और आप कितना काम कर रहे हो, यानी आप काम में कितने दक्ष हो। सीधी बात है, अभी सैलरी आप 50,000 ले रहे हो, काम 10,000 का कर रहे हो, तो इसका मतलब दक्षता आपकी बहुत कम है। आप 50,000 की नौकरी सैलरी ले रहे हो, 2 लाख का काम कर रहे हो, यानी आपकी दक्षता 100% से भी ऊपर है। ठीक है। 40,000 का काम कर रहे हो तो आपकी दक्षता कितनी है, 80% है। मतलब आपको कितना दिया जा रहा है, कितना हो आप है उससे आउटपुट आ रही है। समझ में नहीं आया तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है ना। भी आप मान लो आउटपुट और इनपुट, ठीक है, दोनों का अनुपात जो होता है ना, वो क्या होता है, दक्षता होती है किसी भी मशीन की। ठीक है। तो परसेंट में निकालना है तो हमें 100% करना है। हमें पता है जो मीटर होता है आउटपुट है बटे में आउटपुट है, और आउटपुट के अंदर मुझे पता है अभी हमें लॉसेज और जोड़ दूं तो मेरा इनपुट हो जाता है, क्योंकि हानि के रूप में लॉसेज गुणा में क्या हो गया, 100% तो निकलेगा। क्लियर हो गया। तो दक्षता जो होगी वो इस तरीके से निकाल सकते हो, केवीए आउटपुट, ठीक है, और केवीए इनपुट हो जाएगा। ठीक है। गुणा में 100 ऐसे निकाली जा सकती। 24 घंटे की निकालनी है तो वो वितरण ट्रांसफार्मर की दक्षता हम क्या निकालते हैं, 24 घंटे की। बात आती है यहाँ पर दक्षता कितनी होती है।
ठीक है, दक्षता। तो सबसे उच्च दक्षता मशीनों में, सबसे उच्च दक्षता जो होती है मशीनों में, वो किसकी होती है? ट्रांसफॉर्मर की होती है। ठीक है, याद रखना। क्योंकि दक्षता उच्च होने का कारण है इसमें हानि कम होती है, हानि कम, क्योंकि एक हानि इसमें होती नहीं। हानि कम होने का कारण है घर्षण हानि, यानी फ्रिक्शन लॉसेज इसमें नहीं होते, घर्षण हानि नहीं होती, याद रखना, क्योंकि इसके अंदर घूमने वाला भाग ही नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसमें हानि कम। हानि कम हो गई तो इसका मतलब आउटपुट ज़्यादा देगा। तो इसकी दक्षता कितनी मानी जाती है? 98, 90 से 98% दक्षता मानी जाती है। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कितनी होती है? 98%, 90 से 98। ठीक है, और दक्षता फुल 100% दक्षता कब हो सकती है? मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम दक्षता आपसे पूछ ले कब हो सकती है, तो मैक्सिमम दक्षता एफिशिएंसी कब होती है? तब आप याद रखना, लोहे हानि, आयरन लॉसेज बराबर हो जाए ताम्र लॉसेज के, यानी कॉपर लॉसेज, तो दोनों बराबर हो जाए, यानी दोनों का अनुपात क्या हो जाए? 1:1 हो जाए, तो दक्षता मैक्सिमम से मैक्सिमम होगी। ठीक है, बात करते हैं आदर्श ट्रांसफॉर्मर की। तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर है, उसकी दक्षता मानी जाती है 100%। संभव तो नहीं है, लेकिन मानी जाती है 100%। ठीक है, बात हम आदर्श ट्रांसफॉर्मर की करते हैं, तो क्या करते हैं? आदर्श ट्रांसफॉर्मर, इसके अंदर प्रतिरोध क्या माना जाता है? वाइंडिंग का प्रतिरोध 0 माना जाता है। इसके अंदर प्रतिबाधा जो है वो क्या, इम्पीडेंस क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। इसके अंदर प्रतिघात क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। यानी इसके अंदर लीकेज फ्लक्स, यानी क्षरण फ्लक्स क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। ठीक है, इसकी दक्षता जो है वो कितनी मानी जाती है? 100% मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें लॉसेज जो है क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आदर्श ट्रांसफॉर्मर, जिसमें हानि हो ही नहीं। ठीक है ना, लाभ ही लाभ हो। तो कितनी, अभी अधिक होनी चाहिए तो 100%, 98 से अधिक ही होनी चाहिए। 98 तक तो क्या सामान्यतः ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं उसकी भी मिल जाती है, लेकिन 98 से ऊपर होगी उसे ही आदर्श ट्रांसफॉर्मर में कहेंगे। समझ में आई बात? क्या कितनी होनी चाहिए? 98 से ऊपर होनी चाहिए। मानोगे, वीडियो पसंद आए ना, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट आपके जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरी है? क्योंकि लाइक कमेंट ही आप नहीं कर सकते। हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, सालों की मेहनत जो आपके लिए कर रहे हैं, और आप लाइक कमेंट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप खुददार बहुत हो। ठीक है ना, वो तो हमने पिछले भी में देख लिया था। पिछली बार पूरा पूरा फ्री दे फ्री 4-4 घंटे बीमार होने पर पढ़ाया था तो भी, लेकिन आप कितने जादूगर निकले वो हमें बाद में पता चला। फिर भी कोई ना, ठीक है, हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, आप अपना करिए। ठीक है, कमेंट लाइक कीजिए भाई, करने से मज़ा आता है, एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, क्वेश्चन तो 1 मिनट में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम होता है। टाइम पेपर के समय क्वेश्चन पढ़ा, आंसर बताया, चले आगे, वो काम होता है पेपर के टाइम। उससे पहले होता है हम रिवीजन करें, हमारी कंटिन्यूटी किस तरीके से बनी रहे। सबसे बड़ा होता है कंटिन्यूटी को मेंटेन करना। ठीक है ना, कंटिन्यूटी जो है हमारी मेंटेन नहीं हो पाती। मेंटेन क्यों नहीं हो पाती? हम, हमारे दिमाग में हज़ारों विचार आते हैं, भी हम ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप वो शेर हो जो, ठीक है ना, बुढ़े ज़रूर हो गए होगे लेकिन घास अभी भी नहीं खाओगे, यानी हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। तो यानी आप सब कुछ कर सकते हो, आप में दम है यार। ठीक है ना, आप में वो दम है, आप में जोश है, आप में जुनून है, आप में जज्बा है, आप कर सकते हो। ठीक है ना, आप कर सकते हो, आप में वो एक यूनिकनेस है जो और किसी में नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, जो हर स्टूडेंट की हिम्मत नहीं होती। ठीक है, थ्योरी पढ़ना, इसको समझना और बहुत बढ़िया तरीके से हर क्वेश्चन का जवाब मतलब तैयार करना और अपनी तरफ से। ठीक है, क्वेश्चन एक है, आंसर अनेक आपको बताए जा रहे हैं।
अनेक क्वेश्चन आपको एक साथ करवाए जा रहे हैं। रिवीजन का बेस्ट तरीका इससे ऊपर नहीं हो सकता, और हर चैप्टर रिवीजन करना है आपको, जल्दी करना है। अभी मेरे को सर 5-10 दिन 15 दिन के अंदर करना है, तो रिकॉर्डेड वाला सौदा है, उसके अंदर जाके आप रगड़ दो, ठीक है ना, जल्दी करना है। तो पेपर के पास भी अगर ऐसा हो भी अब पेपर आ गया जी, रिवीजन करना बेस्ट से बेस्ट तरीका यही मानता हूँ मैं तो, ठीक है। हमेशा से मेरी यही आदत रही है, और इसी कारण सिलेक्शन भी बहुत हुए थे। किसकी सुरक्षा के लिए बुकोल्ज रिले प्रयोग होता है? ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर। देखो पारेषण के लिए मर्ज रिले होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। कौन से रिले का? मर्ज रिले का, ठीक है। डीसी मशीन है, डीसी मशीन के लिए आप तापीय रिले बोल देते हैं उसको, ठीक है, या उसी को हम उष्मीय रिले भी कह देते हैं, ठीक है। वही होता है ओवरलोड रिले, रिले, ठीक है ना। किस सिद्धांत पे काम करता है? उष्मीय सिद्धांत, यानी गर्म होकर उष्मीय सिद्धांत पे काम है, करता है, ठीक है ना। जब क्या हो जाए, ओवरलोड होगा तो इसका मतलब धारा ज़्यादा होगी, और ज़्यादा धारा होगी तो गर्म ज़्यादा होगा, और गर्मी ज़्यादा होने के कारण ये क्या होता है, इसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है, वो टेढ़ी होकर क्या करती है, मोटर की सुरक्षा करती है। तो ओवरलोड रिले बार बार पूछा जाता है, किसकी सुरक्षा के लिए? मोटर के लिए। मोटर कौन सी है? एसी हो चाहे डीसी हो, दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सिंक्रोनस मशीन है, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ओवरलोड रिले का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। कुछ एक दो और रिले बता दूं तो आपको याद रह जाएगा। इंडक्शन रिले जो होता है, इंडक्शन रिले, इसका प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो ये एसी में ही प्रयोग होता है, एसी, ठीक है, धारा के लिए ही इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात है, ठीक है, और ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इंडक्शन प्रेरण सिद्धांत पे ये क्या करता है, काम करता है। क्लियर है। दूसरी बात, इसको एनर्जी मीटर यानी ऊर्जा मीटर की सुरक्षा, एनर्जी मीटर प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। दो रिले और बता देता हूँ। एक होता है डिस्टेंस रिले। कौन सा रिले होता है? डिस्टेंस रिले, अवकलन रिले बोल देते हैं शायद इसको, ठीक है। ये आपका ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डिस्टेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिएक्टेंस रिले, ठीक है। एक होता है इम्पीडेंस रिले, और एक दिमाग से निकल गया यार, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस को तो मो रिले भी बोलते हैं। एक और था यार, शायद दिमाग से निकल गया हो, याद आ जाए तो। इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, निकल गया दिमाग से भाई, ठीक है। तो भी याद है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और रिले कौन से होते हैं? डिफरेंशियल रिले, डिफरेंशियल रिले भी प्रयोग होते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा, मोटर की सुरक्षा, सिंक्रोनस मोटर की सुरक्षा, अल्टरनेटर की सुरक्षा करते हैं। रिले में करवाया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये कुछ रिले होते हैं जो यूज़ होते हैं। तो आप ये रिले बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ठीक है ना। इम्पीडेंस रिले बहुत लंबी दूरी के लिए प्रयोग होता है, मो रिले भी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी 200 किलोमीटर प्लस की दूरी हो संचरण लाइन की, उसके अंदर इम्पीडेंस रिले का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर तो हो गया, चलो हो जाएगा ना। साथ में ये चीज़ें करते रहा करो, ताकि रिवीजन होता रहे, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ रखी है, और उम्मीद यही करता हूँ पढ़ी रखी होगी तभी क्वेश्चन कर रहे हो। क्योंकि पहले हमें थ्योरी करनी चाहिए, थ्योरी के साथ बाद में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चैप्टर के साथ साथ हमें करने चाहिए। पहले टॉपिक वाइज फिर मिक्स पे जाना चाहिए। एक हाथ में पकड़ने वाला पोर्टेबल टाइप करंट ट्रांसफॉर्मर है, जिसका उपयोग सर्किट लोडिंग को मापने के, लोड का मतलब है करंट मापने के लिए, लोड का मतलब भार है, भार मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दी होगी एक हाथ से पकड़ने के लिए। एक हाथ पकड़ने वाला ऐसा मीटर होता है कि याद है क्या?
ठीक है। इसमें यहाँ पर एक नॉब लगी होती है, कई बार है यहाँ पर एक डिस्प्ले है, डिजिटल है तो, ठीक है, और यहाँ पर एक नॉब लगी होती है, और इस तरीके से एक मीटर होता है जिसकी क्लैंप खुलती है, ठीक है। और इसके बीच में जब हम क्या करते हैं, तार के बीच में लगाकर इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो आई जा रही है ना करंट, तो वो पहुंचानेगी। इसके अंदर पहले बात तो क्या लगा होता है, करंट ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, और ये काम किस पे करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर। किस सिद्धांत पे काम करता है आपसे पूछे, म्यूचुअल है इंडक्शन के सिद्धांत पे ये काम करता है, ठीक है। और ये काम क्लैंप सिर्फ और सिर्फ किसको मापता है, तार के अंदर जो जा रही है करंट, यानी करंट को मापने का काम करता है, ठीक है ना। किसको मापता है, करंट को मापने का काम करता है, ठीक है। तो याद रखना, इसके अंदर सीटी का प्रयोग होता है, और क्या लिखा है, ठीक है, किसको मापते हैं, करंट। तो यानी क्लैंप मीटर से क्या मापा जाता है, क्लैंप मीटर है से क्या मापा जाता है। तो माप तो इससे और चीज़ें सकते हैं, लेकिन क्लैंप का यूज़ करके हम सिर्फ और सिर्फ करंट माप सकते हैं। क्लैंप क्लैंप मतलब इन चीज़ों का यूज़ करके, क्लियर है। और इसके अंदर सीटी लगा होता है, करंट ट्रांसफॉर्मर। तो क्लैंप मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पोर्टेबल टाइप करंट ट्रांसफॉर्मर है, क्या इसके अंदर देखो करंट ट्रांसफॉर्मर है लिखा है ना, सीटी यूज होता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं, वोल्ट मापते हैं, वोल्ट मापते हैं, या वो कहते हैं विभव मापते हैं, या हम ईएमएफ इससे माप सकते हैं, या हम इससे टर्मिनल वोल्टेज माप सकते हैं, या हम पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको पता लगा सकते हैं। याद रखना ये मीटर जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना, समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है ना वो उच्च होता है, प्रतिरोध क्या होता है इसका, उच्च प्रतिरोध होता है, याद रख लेना, ठीक है ना। वाट मीटर जो है इसके अंदर एक प्रेशर कोयल होती है, और एक क्या होती है, करंट कोयल होती है, ठीक है। और इससे मापते हैं हम शक्ति, क्या मापते हैं, शक्ति मापते हैं। प्रेशर कोयल आपका वोल्ट मापती है, करंट कोयल आपका करंट मापती है। टोटल हम शक्ति यानी पावर मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एमीटर से हम करंट मापते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये सीरीज के अंदर श्रेणी में सीधा लगाया जाता है, न कि इसके अंदर कोई करंट ट्रांसफार्मर नहीं होता है। पोटेंशियोमीटर जो है एक प्रकार का नाम, ये एक छोटा एक पोर्टेबल प्रतिरोधी होता है, ठीक है ना, और परिवर्तनीय प्रतिरोध। रेडियो के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, रेडियो ट्यूनिंग वगैरह चेंज करने के लिए, पढ़ेंगे प्रतिरोध वाले चैप्टर में। करंट ट्रांसफार्मर एक होता है, तो करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, पीटी क्या होता है, सीटी क्या होता है, ठीक है। तो स्टेप डाउन होता है क्या करंट, नहीं 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 भाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर सीटी होता है, और स्टेप डाउन पीटी यानी पोटेंशियल विभव ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर एक वाइंडिंग जो होती है, कितनी वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग। एक वाइंडिंग को क्या है, दो भागों में बांट लिया जाता है, उसको ही हम प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह यूज करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज स्टार्टर में करते हैं, ठीक है ना, स्टार्टर में करते हैं, और स्टार्टर में इसका यूज करते हैं तो ये 57.7% वोल्ट आगे देता है स्टार्टिंग के समय, बाद में इसको हटा लेते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसका लाभ क्या है, यूज करने का लाभ क्या है, तो तांबे की बचत होती है, एक तो क्या होती है, तांबे की बचत। दूसरा क्या हो जाता है, ये सस्ता पड़ जाता है भैया। तीसरा एक वाइंडिंग है, क्या एक है वाइंडिंग है, ठीक है। और ताम्र हानि कम हो जाती है, ताम्र हानि कम हो जाती है, याद रख लेना, ताम्र हानि क्या हो जाती है, कम हो जाती है ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में दो रूप से जुड़ी होती है, एक तो आपका इस रूप से चुंबकीय रूप से भी जुड़ी होती है, ठीक है, और एक आपका जुड़ी होती है फ्लक्स से, तो जुड़ी होती है, चुंबकीय रूप से तो फ्लक्स हो गया, ठीक है, विद्युत रूप से भी जुड़ी होती है। अब जब आप थ्योरी की है तो ये चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो ऊपर से भी जा सकती है, मतलब खतरा भी हो सकता है। किसी वितरण ट्रांसफार्मर में आमतौर पर प्राथमिक और द्वितीयक में जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, देखो वितरण ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसके 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, अब रगड़ देते हैं।
क्या है, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये नॉर्मली तो स्टेप डाउन प्रकार का ही ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। ठीक है ना। इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो डेल्टा में जुड़ी होती है, किसमें, डेल्टा में। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग है वो किस में जुड़ी होती है, स्टार में जुड़ी होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है, और स्टार में जुड़ने का फ़ायदा क्या है, तो इससे हमें क्या मिलते हैं, 3 फेज 4 वायर प्रणाली हमें मिलती है। ठीक है ना, यानी 3 फेज प्लस में एक न्यूट्रल भी प्राप्त होता है स्टार पॉइंट से। ठीक है, तो इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है उसकी फुल डे एफिशिएंसी ली जाती है, यानी पूर्ण दिवस क्षमता, फुल डे एफिशिएंसी इसकी ली जाती है। ठीक है, और इसकी दक्षता जो है, अधिकतम दक्षता कब होती है, तो मैक्सिमम दक्षता जो होती है उसकी होती है 50% लोड पर। किस पे होती है, 50% लोड पर इसकी पूर्ण दक्षता, मतलब अधिकतम दक्षता इसकी होती है। ठीक है, तो आपसे बोले पूर्ण दिवस दक्षता किसकी ली जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टेप डाउन है, यानी वोल्टेज को नीचा करता है। 11,000 पीछे से आती है और आगे 230 वोल्ट सिंगल फेज और 440 या 415 से 440 वोल्ट फेज टू फेज वोल्टेज आगे देने का काम करता है। क्लियर है बात। प्राइमरी सेकेंडरी, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन किस में जुड़ा हुआ है, तो पहले डेल्टा उसके बाद है स्टार। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर डेल्टा डेल्टा या स्टार स्टार में जुड़ा होता है। ठीक है ना, तो डेल्टा डेल्टा में जुड़ा होता है, उसका कारण है वहाँ पर न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती। स्टार स्टार में भी जुड़ा हो सकता है। स्टार स्टार में क्या होता है, असंतुलित लोड के कारण न्यूट्रल खिसक सकता है इधर उधर, इसलिए उसको क्या करता है, फेज में और स्टार जो का जो न्यूट्रल बिंदु है उसको अर्थ किया जाता है स्थायित्व बनाने के लिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो दिमाग में घूमेगी और आपको मज़ा आने लग जाएगा। डेल्टा, पहला डेल्टा और दूसरा स्टार में, यानी प्राइमरी वाइंडिंग किस में होती है, प्राथमिक वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में होती है। ठीक है ना, प्राइमरी डेल्टा में होती है, वो स्टार में होती है। क्लियर है, हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है पता है, जो स्रोत के साथ जुड़ी होती है। देखो, प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है पता है, स्रोत के साथ जुड़ी होती है। किसके साथ जुड़ी होती है, स्रोत के साथ, सोर्स के साथ। यानी सीधा सीधा मैं थोड़ा समझाना चाहूँ तो इनपुट जिसमें दी जाती है, इनपुट जिस वाइंडिंग में दी जाती है उसको प्राइमरी वाइंडिंग कह देते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, लोड के साथ जुड़ी होती है, बाहर के साथ। ठीक है, सीधा सीधा कहे तो जहाँ जिस वाइंडिंग से आउटपुट ली जा रही है, ठीक है ना, उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। यानी आपके घर की तरफ जो सप्लाई आ रही है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ी हुई है, और पीछे बिजली बोर्ड से सप्लाई ट्रांसफार्मर आ रही है और वो तार जुड़े हुए हैं, वो क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग है। अगर प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर टर्न ज़्यादा है, किससे, सेकेंडरी वाइंडिंग से। बात किसकी हो रही है, टर्न की हो रही है, फेरों की हो रही है। ठीक है ना, टर्न की हो रही है, लपेटों की हो रही है, तो वो ज़्यादा है, तो ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा, ये होगा प्राइमरी, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, स्टेप डाउन। अगर प्राइमरी वाइंडिंग से ज़्यादा सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न है, तो इस प्रकार सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न ज़्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है ना, आप मेरे साथ पढ़े हो तो ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल हलवा होगी, बस इतना मैं जानता हूँ, है ना। तो ये होता है। ठीक है, अगर बात करें स्टेप अप की बात करें तो N1 जो है वो N2 से कम होता है, यानी N का मतलब यहाँ नंबर ऑफ टर्न से है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, दूसरा याद रखना, E1 से E2 यानी EMF जो दूसरा है वो ज़्यादा होता है। करंट की बात करें, I1 ज़्यादा होता है I2 से, यानी सेकेंडरी से करंट, स्टेप अप में करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में कम होता है प्राइमरी की तुलना में। इधर ऐसे ही बात कर देते हैं स्टेप डाउन की। ठीक है, तो स्टेप डाउन में N1 जो होता है वो ज़्यादा है N2 से। ठीक है, I1 है वो कम है I2 से। ठीक है ना, और EMF 1 है वो ज़्यादा है EMF 2 से।
क्लियर है? तो स्टेप डाउन होता है ये, ठीक है। तो माध्यमिक आवृत्ति से ट्रांसफॉर्मर में इस्तेमाल होता है, माध्यमिक मतलब इंटरमीडिएट है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो किसका यूज होता है? आयरन कोर का, आयरन कोर का यूज होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 400 हर्ट्ज तक, याद रख लेना, ठीक है ना। फेरेट कोर का यूज होता है आपका उच्च आवृत्ति, उच्च आवृत्ति, यानी इससे ज़्यादा आवृत्ति हमें यूज करनी है तो सीधा सीधा कह सकते हो इसका यूज होता है। यानी मेगा हर्ट्ज में भी आवृत्ति है तो इसमें फेराइट कोर का हम फेरेट कोर का यूज कर सकते हैं। कॉपर कोर का यूज नहीं करते हम, सिल्वर कोर का भी नहीं करते हैं, वायु कोर का बहुत ज़्यादा उच्च आवृत्ति के लिए हम प्रयोग कर लेते हैं। तो माध्यमिक आवृत्ति जो होती है उसकी रेंज होती है 20 किलो हर्ट्ज से लेकर, ठीक है ना, 2000 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो वहाँ तक किसका प्रयोग है? माध्यमिक आवृत्ति की रेंज है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, क्लियर है। और इसका यूज़ होता है एम्पलीफायर वगैरह के अंदर, फेरेट कोर का। तो माध्यमिक ये ट्रांसफॉर्मर जो है ये इसका यूज़ होता है एम्पलीफायर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर, ठीक है ना। तो फेरेट कोर का यूज किया जाता है, हो जाएगी। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कितने लिंब होते हैं? आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, थोड़ा सा फिर ध्यान कर लेना। हमारे पास एक ऐसा होता है, ठीक है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है, ये ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है। एक गोलू बाबा सा ट्रांसफॉर्मर होता है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। तो इस पे वाइंडिंग की जाती है यहाँ पर इसमें दोनों वाइंडिंग की जाती है, ठीक। याद रखना ये भाग होता है, ये लिंब कहलाता है, और ये भाग क्या कहलाता है? योक कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कितनी लिंब है? तो आप कहोगे जी एक लिंब है और इसमें दो लिंब है। इसमें कितनी है? एक है, दो है और इसमें तीन है, ठीक है। और ये है सेल टाइप। कौन सा टाइप है? सेल टाइप है ये। कौन सा है? सेल टाइप, क्लियर है। और ये कौन सा है? तो ये है कोर टाइप। कौन सा है? कोर टाइप है जी। तो कोर टाइप में कितनी लिंब है? दो। सेल टाइप में कितनी लिंब है? तीन, ठीक है ना। सेल ये याद वैसे रख लेना, ठीक है। ये भाग योक है इसका, ये भाग भी योक है, ठीक। इसमें दो से ज़्यादा ही लिंब होती, तीन से भी ज़्यादा होती है इसमें। तो इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर बनाने में टाइम लग जाता है, ठीक है। सारी इस तरीके से, नीचे लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है, ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है। प्राइमरी सेकेंडरी कोई बना सकते हो, ये होता है। ये मान लो अगर प्राइमरी वाइंडिंग है तो ये क्या हो जाएगी? सेकेंडरी। इसमें दोनों एक साथ ही की होती है, ठीक है। आपसे पूछ ले तो ये क्या होता है जी? फ्लक्स का रास्ता ही होता है। ये क्या होता है जी? तो ये फ्लक्स का रास्ता ही होता है, ठीक है। तो इसमें सेल टाइप की बात करें तो कितने फ्लक्स के रास्ते हैं? सेल टाइप कोर है तो उसमें कितने फ्लक्स, लिंब कितनी है पहले तो ये देखो, लिंब कितनी है? तीन है। फ्लक्स रास्ते कितने हैं? फ्लक्स पाथ कितने हैं? दो हैं जी, ठीक है। तो दो पथ हैं तो लीकेज फ्लक्स क्या हो गया? कम हो जाता है। लीकेज फ्लक्स क्या होता है? कम होता है। ये तीन क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं आपके, ठीक है। दूसरा आ गया जी कोर टाइप। कोर टाइप कोर जो है, ठीक है। तो इसमें लिंब कितने होते हैं? तो आप कहोगे जी इसमें लिंब कितने हैं? एक और एक दो, दो लिंब होते हैं जी, ठीक है। और फ्लक्स के पथ कितने हैं? एक ही पथ है जी। कितना है? एक है। तो लीकेज फ्लक्स होने, लीकेज फ्लक्स क्या है? थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख लेना ज़्यादा। ये होता है जी आपका बेरी टाइप है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इसमें पता ही नहीं कितने हैं, यानी लिंब कितने हैं?
अनेक ही होते हैं, दो से ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है। चुंबकीय रास्ते या चुंबकीय पथ कितने हैं, तो इसमें भी दो प्लस ही होते हैं, कितने भी हो चाहे। ठीक है। लीकेज फ्लक्स ना के बराबर, सबसे कम लिख लो। क्या लिखो, ना के बराबर सबसे कम। तो ये होता है, ये नॉर्मली यूज नहीं होता क्योंकि इसकी मेंटेनेंस करना मुश्किल होती है। अब बता दोगे दो लिंब किस में है, तो आप कहोगे जी कोर टाइप में। किस में है, कोर टाइप में। तीन लिंब किस में है, सेल टाइप में। किस में है, सेल टाइप में। ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता इस क्रम में होगी। पावर है, ट्रांसफार्मर है तो सामान्य ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, तो कितनी होगी, 90 से 98% होती है। ठीक है। तो ऑप्शन जो बढ़िया सा लगता है, 100% किसकी होती है, आदर्श ट्रांसफार्मर की। ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, तो आप कहोगे जी पावर ट्रांसफार्मर जिसका यूज किया जाता है, पावर ट्रांसफार्मर जिसका यूज कहाँ किया जाता है, संचरण लाइन में। ठीक है ना, संचरण यानी ट्रांसमिशन लाइन में जिसका प्रयोग किया जाता है पावर ट्रांसफार्मर होता है। बात हुई खत्म। डेल्टा टर्सरी वाइंडिंग वाले डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर में होती है, डेल्टा टर्सरी। ठीक है। क्या होता है इसमें, देखो डेल्टा डेल्टा नहीं है, ये स्टार स्टार है। ठीक है ना, क्योंकि स्टार में ही टर्सरी वाइंडिंग की जाती है। आप बताओगे आंसर, आप अपने आप देना शुरू कर दोगे क्योंकि ये ट्रांसफार्मर बना दिया मैंने अब। ठीक है ना, ये ट्रांसफार्मर बना दिया, RYB लिख दो इस पे। ठीक है। और एक ट्रांसफार्मर मैंने यहाँ पे भी बना दिया, आपकी सुविधा को देखते हुए भी। आप दुखी बहुत हैं, दुखी आत्माएं हैं, भटकती आत्माएं कह सकते हैं। स्टार स्टार L1UVW लिख देता हूँ मैं, W। ठीक है। न्यूट्रल तो है, इधर निकाल ही सकते हो, चलो छोड़ो। यहाँ पर एक वाइंडिंग अपने को और करनी है। ठीक है। ये वाइंडिंग होती है डेल्टा वाइंडिंग, और ये क्या होती है, स्टार और स्टार। तो इसको बोलते हैं टर्सरी वाइंडिंग। ठीक है ना। टोटल वाइंडिंग कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 तो पहले थी, एक और 7 8 9। तो इसमें टोटल कितनी वाइंडिंग होती है, 9 वाइंडिंग होती है। क्यों किया जाता है जी, कितनी कोयल है, 9 कोयल। ऐसा क्यों। ठीक है। कई बार क्या होता है, लोड बढ़ाने के लिए स्टार स्टार कनेक्टेड अगर ट्रांसफॉर्मर है तो उसके अंदर क्या होता है, लोड वगैरह असंतुलित होने के कारण न्यूट्रल जो है ना, न्यूट्रल पॉइंट खिसक जाता है। खिसक मतलब मतलब यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है, इधर खिसक गया, इधर खिसक गया, इधर खिसक गया, तो उसके बाद अनबैलेंस हो जाता है सौदा। तो न्यूट्रल पॉइंट को स्थिर रखने के लिए, स्थायी बनाए रखने के लिए एक जगह, ठीक है ना, असंतुलित लोड होता है ना, उस समय ऐसी वाइंडिंग करके हम क्या करते हैं, न्यूट्रल पॉइंट को स्थायी करते हैं। तो बोलते हैं टर्सरी वाइंडिंग। टर्सरी वाइंडिंग डेल्टा में होती है, और ये टर्सरी वाइंडिंग जो है कि किस में जाती है, स्टार स्टार कनेक्टेड कोई ट्रांसफॉर्मर है उसमें ही की जाती है। और कितनी कोयल होगी, 3 3 6 3 9। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होता है, देखो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज होता है करंट, मतलब उसके अंदर इम्पल्सिस जो होते हैं उनको निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिर्फ सेपरेट करने के लिए, ना तो ये वोल्टेज डाउन करता, ना स्टेप अप प्रकार का होता है, ना स्टेप डाउन। घुमाव मतलब टर्न। ठीक है ना, तो आइसोलेशन है, आइसोलेट करता है बस। ठीक है ना, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। और ये मतलब करंट वगैरह की पीक जो होती है उसमें जो आती है ना अलग अलग तरीके की, उसको काटने का काम करता है। इसका प्रयोग होता है अगर जहाँ पर मतलब करंट लगने का ज़्यादा डर हो, जैसे हॉस्पिटल के अंदर इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, लेब वगैरह है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जितने टर्न होते हैं ना उतने टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग में होते हैं, यानी 1:1। ठीक है। मतलब इसमें 20 है, इसमें भी 20 ही टर्न होंगे, तो अनुपात क्या आया, 1:1 आएगा। ठीक है। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो होता है, न तो ये वोल्टेज डाउन करता है, न स्टेप अप है, ठीक है, और न स्टेप डाउन है। यानी
वोल्टेज व करंट में कोई बदलाव नहीं करता। क्लियर है? ऐसे ट्रांसफॉर्मर को आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। 1:1 में क्या होता है इसका, दोनों वाइंडिंग के अनुपात होती है, यानी N1 अनुपात N2 जो है वो कितना है जी, 1:1 है। ठीक है। नमी युक्त सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? बात करते हैं जी सिलिका जेल की। ठीक है, लगातार पढ़ाते हैं अपन तो भी। सिलिका जेल जो होता है वो कहाँ पर प्रयोग होता है? पहले बात तो ब्रीदर के अंदर यूज होता है जी, ठीक है ना। और ब्रीदर जो होता है इसका शोषक कहते हैं ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है ना। गर्म हवा उसको बाहर निकालना और ठंडी हवा को अंदर भेजना। क्लियर है? वो होता है ट्रांसफॉर्मर का ब्रीदर। जब अंदर गर्म होता है ट्रांसफॉर्मर तो कुछ गैस जो है ऊपर भरी होती है, वो हवा बाहर निकल जाती है गर्म होकर, और अंदर क्या चली जाती है, दूसरी हवा, शुष्क हवा जिसको बोलते हैं, वो जाती है, यानी नमी। ठीक है, तो वहाँ पर गर्म ठंडा सौदा हो रहा है ना, उसको करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेन चीज़ है भी हवा को बाहर निकालना और अंदर भेजना। लेकिन ब्रीदर हवा बाहर भी निकालता है, अंदर भी लेके जाता है। लेकिन इसके अंदर ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि हमें पता है हमारे ट्रांसफॉर्मर में खनिज तेल का प्रयोग होता है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल बोलते हैं जिसको, आप मिनरल ऑयल है, वो नमी रहित होना चाहिए, उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अचालकता पर प्रभाव डालता है। उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है खनिज तेल की, उस पर प्रभाव डालता है नमी। ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या करते हैं आप, मतलब सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं, ताकि अगर हवा में कोई नमी है ना तो उसको सोख ले, और नमी सोखने वाला पदार्थ है ये, नमी को सोख ले, मॉइस्चर को सोख ले, और सूखी हवा है बिल्कुल ड्राई एयर अंदर जाए, ताकि खनिज तेल जो ट्रांसफॉर्मर में उसके अंदर नमी बिल्कुल भी न हो। तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये नमी सोखने वाला पदार्थ है। ठीक है, जब ये सूखा होता है यानी शुष्क होता है, नमी रहित कह सकते हैं आप, नमी रहित होता है, तो इसका रंग जो होता है वो नीला होता है। ठीक है ना। थोड़ी सी नमी सोखने के बाद इसका रंग बैंगनी हो जाता है, याद रख लेना। कैसा हो जाता है? बैंगनी। और ज़्यादा नमी सोखने पर गुलाबी हो जाता है, यानी नमी युक्त है, नमी युक्त है, तो इसका रंग कैसा हो जाता है? बेंग सॉरी ना पिंक, पिंक यानी गुलाबी। कैसा हो जाता है? गुलाबी। तो गुलाबी रंग हो जाता है नमी के साथ, गुलाबी, नमी सोखने के बाद गुलाबी, और नमी से पहले ताज़ा ताज़ा यूज़ कर रहे हैं उसको तो नीला होता है। ठीक है ना। सिलिका जेल कहाँ यूज़ होता है? ब्रीदर में। कहाँ यूज़ होता है? ब्रीदर में। क्या काम करता है? नमी सोखने का काम करता है। बस इतने क्वेश्चन आते हैं यहाँ से सिलिका जेल से। क्लियर है? तो लाल गुलाबी, नमी के साथ लाल गुलाबी, गुलाबी। ठीक है ना। और शुष्क और ड्राई होता है पीला, क्या है, नीला होता है। ठीक है, दिखाई सफ़ेद सफ़ेद देगा, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा तब नीला दिखाई देगा। कौन सा ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने का एक भाग नहीं है? ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का भाग नहीं है। अब इस क्वेश्चन करने के लिए हमें सारे ट्रांसफॉर्मर के भाग पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर के भाग लिख देते हैं। जय। कंजर्वेटर होता है? हाँ जी होता है। ठीक है, क्या होता है? कंजर्वेटर होता है। ब्रीदर होता है? तो जी हाँ होता है। बुकोल्ज ड्रिल होता है? बोले जी हाँ होता है। एक्साइटर किसका भाग होता है? तो ये अल्टरनेटर या सिक्रोनस मोटर का भाग होता है। ठीक है, तो आंसर तो ये आ गया।
ठीक है, आप लिखना चाहो तो कंजर्वेटर, कंजर्वेटर के साथ होता है मेन टैंक। ठीक है, मेन टैंक होता है। इसके बाद इसके पास ही लगा होता है ब्रीदर, और इसके बाद है बुशिंग। ठीक है, थर्मोमीटर, ऑयल गेज। ठीक है, कोर, वाइंडिंग, ऑयल, खनिज तेल जिसके अंदर होता है, इसका भाग होता है। ठीक है, ऑयल गेज हो गया। टिपिंग स्विच तो कोई ज़रूरी नहीं है। बुकोल्ज रिले तो बता ही दिया, ब्रीदर बता दिया। मेन टैंक ब्रीदर हो गया, बुशिंग हो गया, थर्मोमीटर हो गया, ऑयल गेज हो गया, कोर हो गई, वाइंडिंग हो गई। अब एकदम से याद आने भी मुश्किल हो जाते हैं भाई, हैं। हाँ, रेडिएटर, रेडिएटर हो गया ठंडा करने वाला। दिमाग में सोचना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मर को देखना पड़ता है, तब जाके बातें बनती है। ठीक है, तो ये इतने तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए, बेसिक बेसिक से हो जाएगा। तो एक्साइटर नहीं है भाई, ये एक अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मोटर का होता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में लोड को कैसे व्यक्त करते हैं? ट्रांसफार्मर जो है उसकी रेटिंग किस में लेते हैं पता है आपको? ठीक है, तो रेटिंग ली जाती है केवीए में। किस में ली जाती है? केवीए। वीए छोटा है वोल्ट एम्पियर, या और ज़्यादा बड़ा है मेगा वोल्ट है एम्पियर में रेटिंग ली जाती है। ट्रांसफार्मर एसी मशीन है। ठीक है, और ये होती कौन सी है? तो ये एपरेंट पावर होती है, याद रखना। एपरेंट पावर होती है, एपरेंट पावर यानी आभासी शक्ति। ठीक है, क्योंकि आभासी शक्ति की यूनिट भी क्या होती है आपको पता हो तो? एपरेंट है, एक्टिव, तीनों पावर पढ़ी हो लिया आपने, रिएक्टिव। यूनिट होती है इसकी केवीए या वोल्ट एम्पियर, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो इसकी रेटिंग जो ली जाती है वो इसमें ली जाती है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर आंसर होगा कौन सी है? एपरेंट पावर ये रही आभासी, क्योंकि वोल्ट एम्पियर में ली जाती है। इसकी केस में ली जाती है के वी ए आर, किलो वोल्ट एम्पियर। रिएक्टिव में ली जाती है ट्रू पावर, ट्रू वैल्यू, टू वैल्यू ओम प्रति वोल्ट। एक होता है एक्टिव पावर, ठीक है ना, रियल पावर जिसको बोलते हैं, या एक्चुअल जो रियल में पावर होती है उसको, तो इसकी ली जाती है वाट के अंदर, यूनिट होती है वाट। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर है तो ट्रांसफॉर्मर ना, इसका लोड किस में लिया जाता है? केवीए या वीए या एमवीए में लिया जाता है, तो एपरेंट पावर है। ठीक है, वितरण ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता कब होती है, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है? मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है ना, वितरण में कब होती है? तो वितरण में मैंने बताया था, वितरण में मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है आपकी इस पे 50% लोड पे। ठीक है, 50%। पावर ट्रांसफार्मर की आपसे पूछ ले, मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है पूर्ण लोड पे। किस पे होती है? पूर्ण लोड पे। ठीक है, ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी आपसे पूछ ले तो आप आराम से बता पाओगे, वो होती है जब लोहे हानि बराबर में क्या हो? ताम्र हानि हो, तब। ठीक है, तो सीधा ट्रांसफार्मर पूछे, वितरण पूछे, पावर पूछे, तो मैक्सिमम दक्षता पूर्ण लोड पे तो पावर की होती है जी। ठीक है, शून्य लोड पे कुछ होता ही नहीं, शून्य लोड पे दक्षता शून्य होगी। ठीक है, शून्य लोड पर क्या होती है? दक्षता शून्य होती है, याद रखना, क्योंकि आउटपुट बटे इनपुट होता है, और लोड नहीं है तो आउटपुट तो है ही नहीं, आउटपुट नहीं है तो आउटपुट जीरो, इनपुट तो कितनी हो जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो शून्य लोड पे शून्य, 50% लोड पे क्या होती है? ठीक है, वितरण ट्रांसफार्मर यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी 50% लोड पर मैक्सिमम दक्षता होती है। शक्ति परिणामित्र में प्रयुक्त तेल के लिए होता है, प्रयुक्त तेल होता है ना, पावर ट्रांसफार्मर में तेल जो होता है किसका यूज किया जाता है? पहली बात तो हम खनिज तेल का यूज करते हैं, मिनरल तेल का यूज करते हैं, सिंथेटिक भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन महंगा होता है। खनिज तेल कहाँ से निकलता है जी? ये पेट्रोलियम से ही निकलता है।
कहाँ से? पेट्रोलियम से। ठीक है, और इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो पूछी जाती है। पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य 30 से 40 किलो वोल्ट पर एमएम होती है इसकी। ठीक है ना। इसका एक फ्लैशिंग पॉइंट पूछा जाता है, कितना होता है? ठीक है ना, यानी ज्वलन बिंदु 140 डिग्री सेल्सियस आप ज़रूर लिखना। ठीक है, और दूसरा काम क्या कार्य क्या करता है ये? तो एक तो ये शीतलन का कार्य करता है, कूलिंग का कार्य करता है, प्लस अचालक यानी प्रतिरोधक का काम है करता है। दोनों वाइंडिंग को सेपरेट रखता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रतिरोध बीच में डाल के। तो ये होता है ट्रांसफार्मर में खनिज तेल। ठीक है, इस खनिज तेल में याद रखना नमी रहित होना चाहिए। ठीक है, दूसरा याद रखना अम्ल रहित होना चाहिए। ठीक, खनिज तेल है उसकी जो है नमी की जांच की जाती है। नमी जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो क्रैकल टेस्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? क्रैकल है टेस्ट। अम्लता का जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? तो अम्लता परीक्षण बोलते हैं उसको, वही करते हैं। तो क्रैकल नमी वाला जरूर याद रखना, क्रैकल। और नमी से बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ब्रीदर में सिलिका जेल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो नमी रहित होना चाहिए, अम्ल रहित होना चाहिए, पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य उच्च होनी चाहिए। ठीक है, श्यानता ये शब्द लिया, विस्कोसिटी यही होती है, स्पेलिंग देख लेना। श्यानता क्या होनी चाहिए? श्यानता कम होनी चाहिए। जिस प्रकार क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्योंकि ये कम होने का मतलब है भी घर्षण है, जैसे ठोस में घर्षण होता है ना, वैसे द्रवों में घर्षण होता है, उसी को हम श्यानता बोलते हैं। ठीक है ना। उष्मा का अच्छा चालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उष्मा सुचालक होना चाहिए। ठीक है, विद्युत का कुचालक होना चाहिए। तो ये काम क्या करता है? शक्ति में देखो दो ऑप्शन में शीतन कूलिंग भी दे रखा है, प्रतिरोध। तो पहले हम प्रतिरोध पर आंसर लगाएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, दोनों होते दोनों ही हैं, दोनों का काम करता है, लेकिन आप प्रतिरोध के साथ जाइएगा। क्लियर है। उच्च आवृत्तियों में रेंज पर काम करने के लिए, यानी उच्च आवृत्ति हाई फ्रिक्वेंसी जो है मेगाहर्ट्ज में डिजाइन किए जाते हैं ट्रांसफार्मर। किस तरह का कोर काम लिया जाता है? तो एल्यूमिनियम कोर तो बिल्कुल नहीं है, आयरन कोर भी बिल्कुल नहीं है, वायु कोर, तांबा कोर, ओपन टाइप। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेगाहर्ट्ज के अंदर किसका प्रयोग है? फेरेट लिखा होता तो वो भी आंसर हो सकता था, वायु कोर। ठीक है, किसका यूज होता है? उच्च आवृत्ति मेगाहर्ट्ज के अंदर बात करते हैं तो वायु कोर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इतनी आवृत्ति पर हानि बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोहे हानि और आपकी जो आपकी भंवरधारा हानि है उसको बहुत कम करना पड़ता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो इसलिए इसको क्या करते हैं? वायु कोर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हानि क्या हो? जीरो हो जाए। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों प्राइमरी फ्लक्स हमेशा बराबर होता है भाई। क्या होता है? बराबर होता है। कहाँ है? इक्वल होता है। यानी प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग का दोनों का क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से मान लो क्वेश्चन करना है आपको, तो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। ठीक है, यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिना 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 एक मिनट बिना सोचे आप यहाँ जुड़ जाइए। ज़रूरत ही नहीं है, आपका विश्वास और आपका सिलेक्शन के साथ कायम रहेगा, यानी विश्वास सिलेक्शन तक आपका कायम रहेगा। सिलेक्शन होगा पक्का, कंफर्म हो जाएगा। जितना इसमें करवा रखा है ना आपको, इसके अंदर इतनी थ्योरी बढ़िया तरीके से पढ़ा रखी है, इतनी बढ़िया तरीके, इतनी मेहनत कर रखी है यार, आप सोच ही नहीं पाओगे। इतना मिनिमम प्राइस रखा है इसका। ठीक है ना, तो इतना मेहनत। इसमें फ्री ई क्लास नोट्स है, रीड ओनली वाले हैं। इसमें 5000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 5000 क्वेश्चन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के रूप में 15 इसके अंदर टेस्ट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच है, इसके अंदर सारे 10,500 बनते क्वेश्चन है। इस तरीके से जैसे करवा रहा हूँ, इस तरह सारे चैप्टर के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 500, किसी में 300, किसी में 400, हर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बने आज तक आए हुए हैं सारे करवा रखे। बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो सोल्यूशन है इसके अंदर। तो ये वीडियो सोल्यूशन वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच है, ये थ्योरी का बैच है। ठीक है ना, करना चाहो जुड़ना चाहो जुड़ जाइए,
इतना नौकरी के आगे ये छोटी सी आपके लिए एक अमाउंट होती है, छोटी सी अमाउंट है। नौकरी लगोगे ना, एक दिन की सैलरी भी नहीं है, दोनों भी जाओगे तो, ठीक है। और 10,000 इलेक्ट्रीशियन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ में क्रेश कोर्स भी फ्री है। इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी का क्रेश कोर्स साथ में दे दिया लो, ठीक है, वो फ्री है इसके साथ में। और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या? यानी इस प्राइस के अंदर इतना सौदा कहीं मिल जाए तो कह देना, बता देना भाई, ठीक है ना। वो ये तो बस खर्चा है, ये पीपीटी बनाने के 5 रुपए लेते हैं एक क्वेश्चन के भाई, ठीक है। आपको जो फ्री में पढ़ाते हैं, यूट्यूब कुछ नहीं देता, आपका वहम है, वो निकाल लेना कभी, ठीक है। हमारा तो निकल चुका, आप निकाल लेना, ठीक है। बी SPHCL वाले जो हैं, बिहार मतलब टेक्नीशियन की तैयारी जो कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर आपको टेक कैप्सूल ऐप, कौन सी ऐप है? टेक कैप्सूल ऐप। कौन सी ऐप है? टेक कैप्सूल, टेक्निकल कैप्सूल आपको मिलेगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिना पानी ले लेना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल असर करेगा ही करेगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मिलेगा, बैच मिल जाएंगे, शक्ति बैच डाउनलोड कीजिएगा ऐप। शक्ति बैच तो थ्योरी का बैच है, PYQ लिखा है जिसके ऊपर, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन बैच है, ठीक है। सब कुछ मिलेगा आपको, बहुत सी इसके अंदर फ्री वीडियो डाली गई है। फ्री कोर्स के अंदर जाओगे, वहाँ पर अनेक प्रकार की वीडियो आपको फ्री मिलेगी। नोट्स वाले सेक्शन में आपको रीड ओनली नोट्स भी पुराने मिल जाएंगे स्टूडेंट के लिखे हुए फ्री में। तो बहुत सी चीज़ें इसके अंदर फ्री में भी है, कोई ज़रूरी नहीं है परचेज करना भी, ठीक है। किसी सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं? सेल, सेल ऐसे लिखो, क्या है सेल? सेल में क्या आता है? एस आता है जी। सेल में क्या आता है? एस आता है, ठीक है ना, एस आता है जी। नहीं ऐसे लिख लो, ऐसे ना दो। सेल में क्या आता है जी? एस आता है, ठीक है। बस इसको ही पूरा करना है, यहाँ से यहाँ कर दो, यहाँ से यहाँ कर दो, ये लो जी। इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर जो होता है, क्या हुआ, ठीक है। इस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मर है, ये एस, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ यार, ऐसे लिखो, एस आ गया बस। अब ऐसे ही है ना, ये सेल कितने पथ है? एक तो ये पथ है और एक ये पथ है, तो 2 पथ होते हैं, बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। ये बताना था, ऐसे याद करना था सेल्फ टाइप है कौन सा होता है। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में 2 ऊर्ध्वाधर मेंबर होते हैं भैया, यानी ऊर्ध्वाधर का मतलब है वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल मेंबर होते हैं, क्या होते हैं? वर्टिकल मेंबर होते हैं। ये वाला क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। कितने कोर है इसमें? 2 है, कोर टाइप है तो कितने कोर है? 2। अरे रे रे रे, ये क्या कहलाता है? लिम्ब कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? योक। ये तो क्वेश्चन आया ही था, अभी लाइन में नहीं आया था, योक। तो ऊर्ध्वाधर है भाई, लिम्ब कहते हैं, क्या कहते हैं? लिम्ब कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज मेंबर क्या कहलाते हैं? ये वाले, तो ये कहलाते हैं योक, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा? लिम्ब। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है? वोल्टेज बढ़ाता है भाई। क्या करता है? वोल्टेज बढ़ाता है, ठीक है। क्या बढ़ाता है? वोल्टेज बढ़ाता है। बस इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक। होता क्या है ट्रांसफॉर्मर, पता है आपको? ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। स्थिर मशीन है, स्थिर AC मशीन है, ठीक है। घूमने वाला कोई भाग नहीं होता, पता ही आपको, घूमने वाला भाग नहीं होता, ठीक है। घूमने वाला भाग नहीं होता तो घर्षण हानि क्या होती है? घर्षण हानि शून्य होती है, ठीक है। टोटल हानि कम, कुल हानि क्या होती है? बाकी मशीनों से कम होती है। कुल हानि क्या होती है? कम होती है। कुल हानि कम होती है तो इसकी दक्षता क्या होती है? उच्च होती है। बाकी मशीनों से दक्षता क्या होती है? उच्च होती है। कितनी दक्षता बताई थी? 90 से 98% आपकी दक्षता आपको देखने को इसमें मिलती है, ठीक है। ये करता क्या है जी? इसके अंदर 2 वाइंडिंग होती है, यानी शक्ति का
ट्रांसफॉर्मर मतलब शक्ति का स्थानांतरण करता है सिर्फ, ठीक है, शक्ति का क्या करता है, स्थानांतरण। ये ना तो आवृत्ति में बदलाव करता है, आवृत्ति नो चेंज, फ्रिक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं करता। पावर के अंदर चेंज करता है क्या, पावर में भी कोई चेंज नहीं करता, नो चेंज, ठीक है। पूछेगा करंट में चेंज करता है क्या, तो करंट में यस चेंज, यस, ठीक है ना, करंट में क्या होता है, चेंजेस होता है, ठीक है। वोल्टेज में चेंजेस होते हैं क्या, तो वोल्टेज में भी क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर हानि की बात करें तो दो प्रकार की हानियां हमें देखने को मिलती है, स्थिर हानि यानी चुंबकीय हानि भी बोलते हैं, और अस्थिर हानि यानी अस्थिर हानि। स्थिर हानि को लोहे हानि कहा जाता है, क्या होती है, लोहे हानि। लोहे हानि या कोर लॉसेज भी इसको बोलते हैं, कोर हानि भी कहते हैं। और कोर हानि, लोहे हानि जो है वो किस में होती है, चुंबकीय कारण होती है, तो चुंबकीय हानि भी इसको कहते हैं, मैग्नेटिक लॉसेज। लोहे हानि है वो होती किस में है, कोर में होती है, कोर में, ठीक है। किस पे निर्भर नहीं होती, लोड पर निर्भर नहीं करती, क्या नहीं करती, लोड पर निर्भर नहीं करती। तीसरी बात आ जाती है, लोड पर निर्भर नहीं करती, ठीक है जी, ठीक है, लोड पर निर्भर नहीं करती यानी शून्य लोड बराबर होती है पूर्ण लोड। पूर्ण लोड दोनों पर क्या होती है, बराबर, शून्य से लेकर पूर्ण लोड पर ही बराबर ही होती है। लोहे हानि दो प्रकार की होती है, क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है एडी लॉसिस, एडी करंट हानि, भंवर धारा हानि, और दूसरी क्या होती है, हिस्टेरिसिस लॉसिस होते हैं, हानि। दो प्रकार की हानि लोहे हानि होती है, स्थिर हानि होती है। लोहे हानि को जांच करने के लिए, जांच करने के लिए हमें क्या करते हैं, हम ओपन सर्किट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। अब आ जाती है अस्थिर हानि, ठीक है, अस्थिर हानि। कौन सी हानि है अस्थिर हानि, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, कॉपर लॉसिस, कॉपर हानि अस्थिर हानि है, ठीक है ना, जिसकी कहाँ होती है, तो कहोगे जी वाइंडिंग में होती है, कहाँ होती है, वाइंडिंग में, ठीक है। इसको निकालने का सूत्र आई स्क्वायर आर है, यानी हानियाँ कोई भी हो चाहे मशीन की, उसमें वाट में ही मापते हैं। कॉपर लॉसेज होते हैं, यानी ये किस पे डिपेंड करती है, लोड पर निर्भर करती है, ठीक है। यानी शून्य लोड पर क्या होती है, ये शून्य लोड पर क्या होती है, शून्य होती है इनका मान, ठीक है। और पूर्ण लोड पर इनका मान जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसकी जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट आगे आया तो बताएंगे, ठीक है। तो ये प्रयोग होता है जी। तो ट्रांसफॉर्मर है हमारा, ट्रांसफॉर्मर स्थिर मशीन है। कौन सी मशीन है, एसी मशीन है, याद रखना, ठीक है। डीसी पर कार्य नहीं करती, डीसी पर कार्य नहीं करती, ठीक है। डीसी पर अगर यूज करेंगे तो ये क्या होगा, जल जाएगी, क्या जल जाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग जलेगी, सेकेंडरी नहीं जलेगी, क्योंकि डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो उसके कारण क्या होता है, प्रतिबाधा जो होती है, एक्सल जो होता है, ठीक है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो शून्य हो जाता है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस शून्य होने के कारण क्या हो जाती है, प्रतिघात शून्य हो जाता है। और प्रतिघात अगर शून्य हो जाता है तो प्रतिरोध बहुत ही कम चला जाता है, बहुत ही कम प्रतिरोध होने के कारण वाइंडिंग क्या हो जाती है, करंट ज़्यादा हो जाता है, वाइंडिंग जल जाती है, फूंक जाती है। तो डीसी पे यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मोटा मोटा यूज़ हो गया होगा सारा, तो भैया नहीं होता 1 घंटे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट बिल्कुल करना ना भूलें, और इसी तरीके से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ऐप पे जाना भी ना भूलें, वहाँ बहुत कुछ है, मलाई मिलेगी, मलाई 1 नंबर, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है, जैसा आप सोचते हो वैसा सोचते रहिएगा, अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए भैया, और तोड़ देंगे मरोड़ देंगे, अब की बार छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए अब की बार तो गंडा पाड़ना ही पाड़ना है, गंडा पाड़ो खेत से बाहर, वो मामला है। तैयारी करो बढ़िया, और बढ़िया तैयारी करोगे यार, सफलता जो मेहनत कभी बेकार जाती नहीं, और मेहनत आपके काम आनी ही आनी है। तो आज के लिए फिर इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको प्यारी सी नौकरी दे, और नौकरी है तो उसको सेफ रखे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ठीक है, मौज करो भाई।